जय हिंद एवरीवन। आप लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है यार? देखो, जितने साथी इस साल अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। पहले जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे थे अब उस तरह से पढ़ाई नहीं करना है। देखो, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखकर अपना तैयारी करना है, क्योंकि 15 से 20 दिन का टाइम बचा है और ये भी पूरा 15 से 20 दिन का टाइम नहीं है आपके पास। जैसे जैसे पेपर का डेट नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपका टेंशन बढ़ता जाएगा और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार मैं जो साल भर से पढ़ रहा था अब वो मैं भूल रहा हूं। मतलब ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। जो आप पढ़े हो ना, पेपर में अगर वो प्रश्न आ जाएगा तो आप छोड़ोगे नहीं, मतलब उसको सही करके ही आओगे। आप लोगों को अंदर से घबराना नहीं है। और दूसरा, आप लोगों को क्या दिमाग में रखना है, दूसरा बात ये दिमाग में रखना है, पहले आप लोग चैप्टर वाइज क्लास कर रहे थे, लेकिन अभी आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लास करने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अब जितना पढ़ाई होना था उतना पढ़ाई हो चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो जब पूरा चैप्टर समाप्त कर दोगे तो उसमें से एक चैप्टर से एक ही प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन जब अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो प्रैक्टिस सेट में जैसे आप जिस भी ट्रेड का तैयारी कर रहे होंगे उसका जो सिलेबस रहता है ना, मतलब हर चैप्टर का हर टॉपिक से मतलब प्रैक्टिस सेट में प्रश्न देखने को मिलता है। तो मिला जुला कर मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें 15 प्रश्न जीके के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न जीएस के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं। और ये जो 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं ना, जैसे मेरा जो एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस कैरियर, जितने लोग मेरे एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लिए हुए हैं तो जो 8वां वाला मॉक टेस्ट है ना मैथ का, उसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। जो लोग मेरे एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लिए हैं उन लोगों को भी मैथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो लोग मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो उन लोगों को भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। कल आप लोगों का क्लास नहीं हो पाया था तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं। जैसे मेरा घर बागीचे में आप लोगों को पता होगा, इधर जैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप हुआ था और बहुत भयंकर तरीके से मतलब आंधी तूफान आ रहा था तो लाइट नहीं आया था, तो मेरा जैसे क्लास नहीं हो पाया, ठीक है ना, वीडियो नहीं शूट हो पाया। तो कल काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इस तरह से आप क्लास ना चलाओ। मेरे भाई आज मैं 2-3 वीडियो शूट करके रखूंगा, ठीक है ना। अभी जैसे ही आप लोग का ये वाला क्लास समाप्त होगा, ये क्लास समाप्त होने के सीधे 1 घंटे बाद 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न आने वाले हैं, और ये सिर्फ 30 मिनट में टोटल मैं पूरा प्रश्न कराऊंगा, ठीक है ना। 30 मिनट के आसपास में मैं 100 प्रश्न करा दूंगा और ये 1 लाइनर प्रश्न रहेंगे। इस क्लास को आप लोगों को जरूर देखना है, जो करंट अफेयर्स वाला क्लास आएगा, क्योंकि मतलब चाहे आप ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी का तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल का तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लर्क का तैयारी कर रहे हो, चाहे अन्य का तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स के प्रश्न उसमें जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को वो वाला क्लास का इंतजार करना है। अभी 1 घंटे बाद मतलब ये क्लास आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दिल्ली, दमन एवं दीप, अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, ठीक है ना। अपने कॉपी में फटाक से लिख लो, और जैसे ये आप लोगों का क्लास समाप्त होगा, क्लास समाप्त होने के 2 घंटे या 3 घंटे बाद इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है ना। फ्री कंटेंट वाले में मिल जाएगा, तो मतलब वहां से एक बार पीडीएफ को भी पढ़ लेना, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो लक्षद्वीप है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे छोटा पूछेगा चाहे बड़ा पूछेगा। और पूछ देगा कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा वाला राज्य। मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहता हूं कि पूछ देगा कि सबसे मतलब ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो केरल है। मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहता हूं, लेकिन जब केंद्र शासित के बारे में पूछ लेगा तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, लेकिन सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे वाले यहां पर हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर प्रधानमंत्री रहेगा, ठीक है ना। देखो टाइपिंग में कहीं कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो उसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दूंगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यहां से और किस टाइप के प्रश्न बनते हैं? यहां से ये भी प्रश्न बनते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। पूछ देगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। और पूछ देगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। बोल देगा कि राज्यपाल, यहां पर राज्यपाल के बारे में बताया गया है ना, बोल देगा कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया। देखो G20 से रिलेटेड और आपका चंद्रयान 3 से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को ध्यान से देखते रहना है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, UAE। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अपना भारत हो जाएगा, ठीक है ना। पूछा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया। तो अपना भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक भाई साहब हैं जो इसी चैनल से पढ़ा करते थे, इस चैनल के अलावा वो कहीं से भी नहीं पढ़े थे। वैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी सारे चैनलों से पढ़ते रहते हैं, ऑफलाइन में पढ़ते रहते हैं। तो अच्छी बात है मेरे भाई, जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा है वहाँ से आप लोग नॉलेज लो, ठीक है ना। लेकिन एक भाई हैं जो हमारे पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते थे, अभी वो कल उनका रिजल्ट आया, जैसे रिलेशन वाले थे, तो वो फाइनली फौजी बन चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। हमारे पास फ़ोन भी किए थे और अच्छी बात ये है कि वो हमारे बातों को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। शायद वही रीज़न है कि फौजी बने। अब ये नहीं सोचना कि मैं अपना तारीफ कर रहा हूँ। बात कुछ ऐसा था, मैं एक वीडियो में बोल दिया था कि ट्रेडमैन में ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, और वो मतलब रिलेशन से ट्रेडमैन में फार्म भरे और जितना वैकेंसी था उससे कम ही लड़के, 12 को वैकेंसी था और 8 ही लड़के वहाँ पेपर तक पहुँच पाए थे। तो फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है ना। तो अपने भाई को हमारे तरफ से कांग्रेचुलेसन। अब उनको ट्रेनिंग व्रेनिंग में जाना है। आपका यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ। स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना कब हुआ? 1872, 1947, 1951, 1945। जिनके पास थोड़ा सा दिमाग रहेगा और जो लोग थोड़ा सा टाइम लेकर थोड़ा सा सोच कर इसका आंसर देंगे ना, तो वो तुरंत दे देंगे। यहाँ पर लिखा गया कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। अब अपना देश स्वतंत्र कब हुआ? अपना देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। अपना देश स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर बोला गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। जब अपना देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो फिर 1872 तो होगा नहीं, 1947 को आज़ाद हुआ तो मतलब ये भी नहीं होगा, 1945 भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर 1951 हो जाएगा, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो यार, ये जो 1872 दिया ना, यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं। वो क्या बनते हैं कि जनगणना का शुरुआत कब से हुआ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जनगणना का शुरुआत कब से हुआ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जनगणना का शुरुआत आपका कब से हुआ? जनगणना का शुरुआत आपका 1872 से हुआ, ठीक है ना। और पूछ देगा कि किसके शासनकाल से हुआ, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल से हुआ, ठीक है ना। लॉर्ड मेयो के शासनकाल से जनगणना का शुरुआत हुआ। और यहाँ पर दिया गया है 1945। पूछ देगा कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ।
यूएनओ का स्थापना कब हुआ, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। यूएनओ का स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें मैं जितना भी प्रश्न लिया हूँ सारा का सारा प्रश्न सेलेक्टेड लिया हूँ, और जो जीएस वाला है ना, सामान्य विज्ञान वाला है ना, उसमें तो आप लोग का हालत खराब हो जाएगा। अभी आप लोग देख लेना, अपना स्कोर आप लोग लास्ट में बताना कितना आप लोग का प्रश्न सही हुआ है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उप विजेता टीम, तो उप विजेता टीम आपका भारत हो जाएगा, ठीक है ना। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। गंगा, नर्मदा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका नर्मदा हो जाएगा। ये जो गंगा दिया है, यहां से किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, यहां से बनते हैं कि जैसे पूछ देगा कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं आप लोगों को बार बार बताते रहता हूं, हमें लगता है कि जो लोग मेरा क्लास रेगुलर करते हैं ना, तो फिर उन लोगों के जवान पर यह प्रश्न होगा, मतलब उन लोगों को एकदम क्लियर पता होगा। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है, तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार के साथ साथ बोल देगा कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, वो भी गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर के साथ साथ बोल देगा कि वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है, तो वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा है। वाराणसी के साथ साथ पूछ देगा कि पटना किस नदी के किनारे बसा है, तो पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। पटना के साथ साथ इलाहाबाद भी पूछ सकता है, तो इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे बसा है। अब यहाँ पर यमुना दिया है, यमुना तो एकदम आपके जीवन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, एक ही प्रश्न आपके जिंदगी का डिसीजन लेता है, ठीक है ना। एक ही दो प्रश्न से मतलब जीत हार होता है, तो मतलब एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। ये जो यमुना है ना, यहां से प्रश्न बनते हैं, तो इसको क्लियर कर लो। पूछा जाता है जैसे अपने भारत का राजधानी कहां पर है, दिल्ली उसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, पूछ देता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र दिया है, बोल देगा गुवाहाटी, वैसे इसको लिखा जाता है गुवाहाटी, ठीक है ना। गुवाहाटी लिखा जाता है, असम के तरफ पड़ता है। जब हम लोग आसाम राइफल का भर्ती देखने जाते हैं तो उधर गुवाहाटी वाटी जाना पड़ता है, ठीक है ना। आसाम राइफल का भर्ती भी बहुत जल्द आने वाला है, उसका क्लास भी यहाँ पर चलेगा। और जितने साथी आसाम राइफल में इस बार भर्ती देखने जाएंगे, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर ट्रेड टेस्ट लेकर आऊंगा। ट्रेड टेस्ट में कोई फेल नहीं हो पाएगा। मैं अपना नंबर सभी लोगों को दे दूंगा। जो लोग वहाँ पर ट्रेड टेस्ट पास होंगे ना, वो लोग प्रश्न बताएंगे, तो यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे भाई बस इस चैनल से जुड़े रहना, मतलब कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो ही जाओगे, ठीक है ना। कहीं ना कहीं क्या इसी बार आप लोगों को इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना है, बस मेहनत लगातार करते रहना। अभी यहाँ पर आपका चारों ऑप्शन के बारे में मैं बता दिया हूँ। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद है। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा हो जाएगा। यहाँ पर यमुना नदी के किनारे दिल्ली है, उसके बाद से ब्रह्मपुत्र आपका गुवाहाटी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। देखो कितना सिलेक्टेड प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 15 जनवरी और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फटाक से अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना।
नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर नौसेना नहीं पूछेगा, वायुसेना पूछ देगा, तब क्या होगा? तो काहे टेंशन ले रहे हो? वायुसेना दिवस है 4 दिसंबर है, तो 4 दूना 8, 8 अक्टूबर है। अब यहाँ दिसंबर है तो यहाँ अक्टूबर हो गया है। वायुसेना दिवस पूछेगा ना, तो आपका वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपका पूछ देगा कि थल सेना दिवस, क्या पूछेगा? थल सेना दिवस पूछेगा, ठीक है ना। जब आपका थल सेना दिवस पूछेगा तो थल सेना दिवस, जिसे आर्मी डे बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं आर्मी डे, ठीक है ना। तो थल सेना दिवस आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से किस टाइप के प्रश्न बनते हैं? पूछ देता है कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है, वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है, वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है। तो ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखो आप लोगों को कैसे कमेंट करके बताना है, कैसे विस्तार से कमेंट करना है। अभी इसके बाद आप लोगों का मतलब करंट अफेयर्स वाला प्रश्न आएगा, लेकिन उससे पहले ही आप लोगों को कमेंट करना है कि आपका वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही साथ वायुसेना के प्रमुख कौन है, नौसेना के प्रमुख कौन है और थल सेना के प्रमुख कौन है। ये छह आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पूछ देता है कि मतलब जैसे आपका उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यहाँ से भी एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलो अगले वीडियो में वो भी मैं करा दूंगा अगले क्लास में, ठीक है ना। अगला क्लास तो मैं बना चुका हूँ, अगले क्लास में नहीं, इससे 2 क्लास बाद में उसको बताऊंगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। खेल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 6, 7 और 11। तो आपके पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। पूछ देगा कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किसमें? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वॉलीबॉल होता है, तो इसको आप लोग सही कर लेना, वॉलीबॉल होता है, ठीक है ना। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। पूछ देगा कि आपका क्रिकेट पूछ देगा, ठीक है ना। क्या पूछ देगा? क्रिकेट पूछ देगा। क्रिकेट के साथ साथ अगर हॉकी पूछ देगा, हॉकी के साथ साथ और क्या पूछ देगा? फुटबॉल पूछ देगा, ठीक है ना। ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका क्रिकेट पूछ देगा, हॉकी पूछ देगा, फुटबॉल पूछ देगा, तो इसमें आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। पूछ देगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। फटाक से अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। फ्लाइंग सिख यहाँ पर दिया है। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न क्या बनता है? एक प्रश्न बनता है फ्लाइंग फिश, ठीक है ना। वो मैं आप लोगों को शायद पहले भी बता चुका हूँ। एक बनता है फ्लाइंग फिश, क्या बनता है? फ्लाइंग फिश बनता है, ठीक है ना। और एक क्या बनता है? एक आपका यहाँ पर बनता है फ्लाइंग सिख है। तो दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्लाइंग फिश के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए और फ्लाइंग सिख के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जी को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह जी को जाना जाता है। पूछ देगा कि फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को जाना जाता है, ठीक है ना। फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब देखो जिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या होता है, तो उन लोगों को मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। इसरो का नाम आप लोग सुने हो कि नहीं सुने हो? मेरे भाई सुने होंगे, ठीक है ना। इसरो का फुल फॉर्म अगले बार पूछा गया था, इसरो से रिलेटेड अगले बार प्रश्न पूछा गया ना, तो इस बार भी पूछा जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों को पढ़ने का जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। मतलब मैं देख रहा हूं जैसे जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो उनका दिमाग एकदम गौजिया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आप लोगों को प्रीवियस ईयर का देखना है कि भाई पिछले साल किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और उसी से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ने का जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसरो के बारे में बात किया जा रहा है। पूछ देगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना।
अगली बार पूछा गया था। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, केरल, धनबाद, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है ना। बेंगलुरु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु का राजधानी कहाँ पर है? राज्य राजधानी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तमिलनाडु का राजधानी कहाँ पर है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का राजधानी कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जो तमिलनाडु है ना उसका राजधानी आपका चेन्नई है। तमिलनाडु का राजधानी आपका चेन्नई है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछ देगा केरल, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालता है, ठीक है ना। केरल, तो केरल का राजधानी कहाँ पर है? केरल का राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वाले लोग यहीं पर रहते हैं। मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? राज्य, राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एकदम रट्टा मार लेना, ठीक है ना। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? विष्णुदेव साय, श्री इंद्रसेन रेड्डी, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, राजेंद्र विश्वनाथ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो त्रिपुरा के राज्यपाल श्री इंद्रसेन रेड्डी है, ठीक है ना। श्री इंद्रसेन रेड्डी इज राइट आंसर। देखो यार, अभी इस चैनल पर 91,000 कुछ सब्सक्राइबर हैं। अगर इस चैनल पर 100 मतलब वही अगर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, 100 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, तो उस दिन मैं कोशिश करूंगा लाइव वाला सिस्टम पूरा ला दूं, ठीक है ना। क्योंकि लाइव मैं भी पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं, सोच रहा हूं। बस जिस दिन 100 के पूरा होगा उस दिन तो मतलब सोच लिए हम लोग, हम रौनक भाई, पहलवान भाई, सब लोग सोच लिए हैं, ठीक है ना। उस दिन कोशिश करेंगे मतलब लाइव वाला पूरा सिस्टम लाने का। तो जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर करवाओ। वैसे तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, जिनको मतलब अच्छा लगता है, मतलब फ़ायदा मिलता है, तो वो लोग तो करते ही करते हैं। लेकिन आप लोग अपने दोस्तों से ज़रूर बताओ, 2-4 दोस्तों से बताओगे तो एक के दिन में हो जाएगा। 5,000 लोग वीडियो देखेंगे, अगर 5,000 लोग सिर्फ 2-2 लोगों से बोलेंगे ना, तो एक के दिन में 10,000 हो जाएगा, 100 के पूरा हो जाएगा। फिर कल से मैं लाइव वाला सिस्टम कर दूंगा, मजाक नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ। अगर आप लोग 100 के करवा दोगे तो उस दिन से मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं वाईफाई का बात किया हूँ एक दोस्त से, तो वो बोला है कि हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ और सिस्टम लाना है। तो देख रहा हूँ, अब देखते हैं पहले आप लोग कराते हो कि नहीं कराते हो, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अभी मैं थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसका आंसर दो। पता नहीं यार, जैसे इधर हमारे तरफ इतना भयंकर तरीके से मतलब जैसे लू चल रहा है ना, पूरा गला सूख जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दो। पहले मैं पानी पी ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। मेरे भाई, मेरा गला एकदम सूख गया था, मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अब मज़ा आएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मुझे एक डेस्क रखना पड़ेगा पानी वानी पीने के लिए, क्योंकि अब वैसा समय आ गया ना। अभी तो आप लोग का आसाम राइफल का क्लास चलेगा, BSF का चलेगा, सब कुछ चलेगा। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो कर्नाटक का है, ठीक है ना। यक्षगान आपका कर्नाटक का नृत्य है। पूछ देता है कि कथकली, क्या पूछता है? कथकली पूछ देता है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल का, ठीक है ना। तमिलनाडु यहाँ पर दिया है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया है। पूछ देगा कि भरतनाट्यम पूछ देता है, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। आंध्र प्रदेश दिया है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आपका कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी देखो, मैं पूरा तेज के बोलता था, पूरा फास्ट बोलता था, तो मुझे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा था, ठीक है ना। और अगले वाले भाइयों को भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत तेज बोला हूँ, बहुत फास्ट बोला हूँ। इसलिए आज थोड़ा बहुत सुधार किया हूँ। आप लोग बताना मतलब ये तरीका सही है कि नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे भी थोड़ा कम बोलना पड़ेगा, थोड़ा कम मेहनत लगेगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा तो सही रहेगा ना। यहाँ पर लिखा गया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी?
तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। अगले बार पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का संबंध किससे है, तो 1857 की क्रांति का संबंध किससे है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मंगल पांडे से है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति का संबंध मंगल पांडे से है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पूछ देगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी, तो 10 मई 1857 से, ठीक है ना। 10 मई 1857 से आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। पूछ देगा कि 1800 मंगल पांडे किस बटालियन से थे, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन उसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा और जयदेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका पुस्तक के लेखक आपके मेगास्थनीज हैं, ठीक है ना। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो, ये जो बाणभट्ट लिखा गया है, जो विष्णु शर्मा लिखा गया है और आपका ये जो जयदेव लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैं आप लोगों को क्या क्या बोला हूँ बताने के लिए। एक तो आपका ये हो गया बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, जयदेव, और दूसरा होगा मतलब वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, नौसेना के अध्यक्ष कौन है, थल सेना के प्रमुख कौन है, और ये दिवस कब मनाया जाता है, वो पूरा आप लोगों को विस्तार से कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। उससे आप लोगों के दिमाग में भी वो मतलब सेट हो जाएगा। देखो, जो लोग रुचि रखते हैं ना, जिन लोगों के अंदर एकदम पागलपन है कि नहीं हमको फौज में जाना है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले कि तुम दिखावा करते हो, ये करते हो, लेकिन हमको जाना है, उन लोगों को ये मतलब समझ आता है कि हाँ चलो मैं दिखावा करता हूँ, मतलब वो लोग ही कमेंट करते हैं। लेकिन जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कमेंट करते हैं, तो मेरे भाई अपने अंदर एक जैसे एक नया एनर्जी लाकर कोई भी काम करो ना, एक नया एनर्जी से करो। देखो, मैं वीडियो बनाता हूं तो हमेशा कितना खतरनाक तरीके से वीडियो बनाता हूं, बोलता हूं पूरा एक एनर्जी के साथ बोलता हूं। दौड़ने जाता था एनर्जी के साथ दौड़ता था, तो कुछ भी करो एकदम एनर्जी के साथ करो, ठीक है ना, तभी मतलब मजा आएगा कोई भी काम करने में। अभी आप लोगों का 15 को जीके का प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब जीएस की तरफ चलते हैं। देखो, जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो, तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना लो, और वहां आप लोगों को सिर्फ आपको 99 रुपए में पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ये 30 मॉक टेस्ट मतलब इसमें जो मैथ का प्रश्न है उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। तो मेरे एप्लीकेशन से भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहो, ठीक है ना, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेरे एप्लीकेशन से नहीं लगा रहे हो, कहीं और से ले लिए हो, लगा रहे हो, तो वहाँ से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से आप लोगों का दिमाग खुलेगा, टाइम मैनेज करने के लिए जानोगे। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। अब आप लोगों का हालत खराब होगा। सामान्य विज्ञान में एकदम नया नया प्रश्न लिया गया है। हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी, हेमाटोलॉजी, फाइकोलॉजी और हिस्टोलॉजी। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर हिस्टोलॉजी दिया है ना, पूछ देगा कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हड्डियों का अध्ययन आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गाजर के लाल रंग का कारण है। गाजर के लाल रंग का क्या कारण है? ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। चलो, एक सामान्य विज्ञान का प्रश्न मैं आप लोगों के हवाले छोड़ रहा हूँ। गाजर का लाल रंग आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। गाजर का लाल रंग का कारण आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। गाजर का लाल रंग आप लोग सर्च करके देखना, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। गाजर का लाल रंग मतलब किसके कारण होता है? दूध का सफेद रंग। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, ठीक है ना। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद से आपका क्या हो जाता है? टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग कमेंट में सिर्फ यही भरा पड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। कमेंट में सिर्फ यही भरा पड़ा होना चाहिए। गाजर का लाल रंग, दूध का सफेद रंग, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं?
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फाइनेरोगेम्स और क्रिप्टो गेम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शायद ये प्रश्न आप लोगों के सामने पहली बार आया है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फाइनेरोगेम्स हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? केल्विन, जूल, वाट और ओम है। तो मात्रक से एक प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, मात्रक से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, ठीक है ना। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या होता है? ओम होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज किसने की? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, होलकट, मैकुलर, बेटिंग और रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर आपका बेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेकिट इज राइट आंसर, बेटिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इसका एक ट्रिक होता है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। एक ट्रिक होता है ईटा पर नाच, ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है ना। ईटा पर नाच एक ट्रिक होता है, और इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ई से आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ई से क्या होगा? ई से आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो दिया है ना, वही इलेक्ट्रॉन हो गया। ई से आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ई से इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पर जो टा लिखा गया ना, तो टा से आपका जे थॉम्सन हो गया, थॉम्सन हो गया। इसका क्या हो गया? थॉम्सन हो गया। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो, थॉम्सन लिख लो, ठीक है ना। जे थॉम्सन या थॉम्सन लिख दोगे तभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को यहाँ पर थॉम्सन लिख देना है। अब यहाँ पर दिया है आपका पर, यहाँ पर क्या दिया है? पर दिया है, ठीक है ना। तो प से आपका प्रोटॉन हो गया, प से क्या हो जाएगा? प से आपका प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रोटॉन हो गया, उसके बाद से र दिया है, तो र से आपका रदरफोर्ड हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा? र से आपका रदरफोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। रदरफोर्ड होता है, तो रदरफोर्ड आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। अब उसके बाद से तीसरा नंबर पर आपका यहाँ पर दिया है नाच, तो ना से आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। ना से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन का खोज किया मतलब किसने किया? तो चैडविक। यहाँ च दिया है ना, तो च से आपका क्या हो जाएगा? च से आपका चैडविक हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, चैडविक यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको आप लोग समझने का कोशिश करना। यहाँ पर बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन ने किया। अब यहाँ से पूछ देता है, मान लो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन ने किया, प्रोटॉन का पूछ देगा तो रदरफोर्ड हो जाएगा, न्यूट्रॉन का पूछ देगा तो चैडविक, जेम्स चैडविक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? इफेड्रा, यूकेलिप्टस और सिकोया जिसको बोला जाता है वही है, ठीक है ना, पाइनस। तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, सिकोया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इस प्रश्न को 2-3 तरीके से पूछा जाता है। केल्विन में पूछ देता है, फ़ारेनहाइट में पूछ देता है। तो ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर आपका 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। और पूछ देगा कि कितना फ़ारेनहाइट होता है, मतलब मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना जैसे फ़ारेनहाइट होता है, तो 98 पॉइंट कुछ होता है, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और अगर केल्विन में पूछ देगा तो 310 केल्विन होता है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना केल्विन होता है, तो 310 केल्विन, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि ईस्ट और मशरूम है, क्या है? फफूंद, गांठदार जड़ें, शैवाल और नग्न बीजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका फफूंद हो जाएगा, ठीक है ना। फफूंद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय, कान, लीवर और आँख है। तो इसका राइट आंसर आपका हृदय हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग आपका हृदय है।
मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग आपका हृदय है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो इसके बाद से अभी 2 क्लास कराना है, ठीक है ना। अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास चाहिए। आप लोग कमेंट कर रहे हो, मैं भी इधर परेशान हो रहा हूँ, लेकिन नेट की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आज मैं पूरा क्लास बनाऊंगा, एक के दिन जाकर पूरा दिन भर चौराहा बैठूंगा, नहीं तो रात ही चला जाऊंगा। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उड़ते हुए विमान का ऊंचाई मापने के लिए, क्या मापने के लिए? ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर, कैलोरीमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका अल्टीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? प्रोटीन, स्टार्च, सैकरीन और ग्लूकोज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सैकरीन हो जाएगा, ठीक है ना। सैकरीन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दही और खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही और खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है। अगले बार तो बार बार पूछा जा रहा था कि चींटिया के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बार बार पूछा जा रहा था। तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। हो सकता है कि इस बार भी ये प्रश्न रिवीजन हो, ठीक है ना। दही और खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। दही और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल बोला गया है ना। पूछ देगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, ठीक है ना। सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? कुसुम, खस, सूरजमुखी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर कुसुम हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कितना खतरनाक वाला यह है, मतलब इसके तेल से वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है ना। मतलब वाटर प्रूफ का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे पानी होनी नहीं जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद से मैथ वाले सर आएंगे और 15 को जो मैथ का प्रश्न कराएंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मेरा जो नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन है उसमें जितना लोग मॉक टेस्ट लिए हुए हैं, तो उसमें का जो 8वां मॉक टेस्ट है उसी का मतलब मैथ का यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर है कि डीएनए के अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? 5, 3, 4 और 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए के अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के भी समाप्त हो चुके हैं। अब मैथ वाले सर आ रहे हैं, इसके बाद से मैं फिर आऊँगा रीजनिंग को तोड़ने फोड़ने, ठीक है ना। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, नीलेश डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। जो भी भाई नीलेश डिफेंस करियर ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज किए हैं उन लोगों के लिए यह टेस्ट नंबर 8वां है। उसका सोल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। और कल के लिए सॉरी, कल आप लोगों के वीडियो नहीं बन पाया, कहीं हम चले गए थे इसलिए मैथ का वीडियो नहीं पढ़ पाया है, उसके लिए सॉरी। और अब से 2-2 वीडियो हम लोग डाल दिया करेंगे कि आप लोगों का 22 तारीख एग्जाम है, उससे पहले 2-2 वीडियो डाल के टेस्ट सीरीज में 30 टेस्ट सीरीज है उसको 5 से 6 दिन पहले हम लोग खत्म कर देंगे। 5-6 दिन आप लोगों के लिए मैराथन क्लास की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। 2-2 बजे रात तक जग के टेस्ट सीरीज बनाना, उसे सॉल्व करना, बहुत मेहनत हम लोग भी करते हैं आप लोगों के साथ ही। बस खुशी ये होती है कि आप लोग हम लोगों से दिल से जुड़े हुए हैं, इसे सोच के बहुत खुशी होती है। और हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो अब देखिए, आप लोग को एक एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो भी गलती होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सकता है कोई सवाल ना समझा पाए तो फिर बताइएगा, फिर समझा सकते हैं।
देखिए टेस्ट का पहला नंबर है, टेस्ट नंबर सीरीज 8वां का। कोई भी धन 10% की दर से 5 वर्ष में 500 ब्याज प्राप्त करता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दर दिया है, दर कितना दिया है बाबू? 10%। 10% हमने नोट कर दिया। कितने वर्ष? 5 वर्ष, मतलब क्या है? समय। समय कितना दिया है? टाइम दिया है हमारा 5 वर्ष। कह रहा है 500 ब्याज। ब्याज कितना दिया है? ब्याज दिया है 500 रुपए। तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल धन, यही निकालना है। एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, साधारण ब्याज या ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। यही क्वेश्चन है, यही है ना फॉर्मूला। ब्याज देखिए क्या दिया है? 500, तो हम 500 यहाँ पुट करेंगे, रखेंगे। मूलधन नहीं पता, मूलधन को हम पी कहते हैं, ठीक। ब्याज को SI साधारण ब्याज है, समय को T, दर को R, और इसे P। यह है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ये पूरा नहीं लिखा जाएगा। तो P हो गया। दर हमारा कितना दिया है? 10%, तो 10 लिख दिया। समय T दिया है कितना? 5 वर्ष, तो 5 वर्ष लिख दिया, बट्टे 100 है तो 100। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, और 5 से यहाँ एक 5 कट गया, तो यहाँ बचा 100, और यहाँ बचा P बट्टे 10। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। यह बताए हैं जब भी इक्वल टू मिलता है तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा। P का 1 में करेंगे तो P होगा, 10 का 100 में करेंगे तो 1000 होगा, और यही हमारा क्या होगा? मूलधन। और ऑप्शन नंबर हमारे इसमें क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर C दिख रहा है, C फॉर कटप्पा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे एक टीवी का अंकित मूल्य 800 रुपए है। अंकित मूल्य हमें दिया है, अंकित मूल्य 8000 रुपए दिया है, ठीक है। कह रहे जिसका 2 क्रमागत छूट 10% और 20% के साथ दिया गया है, छूट में रुपया बताइए। अच्छा, छूट कितना रुपए का छूट पूछ रहा है हमसे, ये यही पूछ रहा है। तो अब देखिए 8000 मूल्य दिया, इसे कोई बात नहीं, इसे बाद में यूज करेंगे। लेकिन हमें छूट क्या करा? पहले 10%, फिर 20%। और हम एक इसके लिए बताए थे, आप लोगों के लिए कहे थे, ये ब्रह्मास्त्र याद लिख लीजिएगा। फिर लिख दे रहा हूँ, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस XY अपान 100। यह कहे थे बाबू फार्मूला है, इसे लिख लीजिएगा। इस पे बहुत सवाल, और हमें लगता है हर टेस्ट सीरीज में लगभग इसी सूत्र पे आ जाता है। तो अब देखिए, प्लस क्या प्रदर्शित करता है? प्लस यह प्रदर्शित करता है कि कितना हमें लाभ हुआ है, और माइनस क्या प्रदर्शित करता है? कितना हानि हुआ है या कितना छूट है। छूट यही प्रदर्शित करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस, छूट हो रहा है तो माइनस 10%, फिर 20% छूट हो रहा है तो माइनस 20%, ठीक है। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 10 गुणे 20 बट्टे 100। कहने का मतलब यह है, यदि यहाँ पे हम -10 लिखे, ये भी -20 रखे, इस माइनस का या माइनस का गुणा करके यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। तो वही डायरेक्ट हम प्लस लिख दिए हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अब यहाँ देखिए 1 0 1 0, 2 0 तो हमारा कट गया। 20 और 10 कितना हो गया? माइनस का 30% हो गया, और है प्लस 2 1 2, 30 में से 2 घटा तो माइनस का 28%। अब पूरा हमारा MRP कितना है? मूल्य के अंकित मूल्य कितना है? 8000। 8000 पर हमें 20% छूट कर देना है। तो छूट का रुपया पूछ रहा है, कितना रुपया का छूट होगा? तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे छूट इज इक्वल टू 8000 और इसका 28% हम छूट कर लेंगे। तो 2 0 से 2 0 खूब आराम से कट गया। अब 28 का गुणा करना है हमें। 28 में 80 में 28 का गुणा करना है, तो 8 का गुणा करेंगे 8 में, तो 8 8 64 के 4, ठीक।
हासिल 6, 8 दूना 16, 16 और 6 कितना होगा बाबू 22, और एक जीरो है तो एक जीरो, 22 40, 22 40 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत स्लो और बहुत धीमा होकर बता रहा हूँ कि आप लोग एक एक क्वेश्चन समझते जाएं, ठीक है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा राम ने 5 रुपए के 6 की दर से संतरे खरीदे, ठीक। 6 संतरों का क्रय मूल्य, 6 संतरे का क्रय मूल्य, 6 संतरे का क्रय मूल्य कितना दिया है 5 रुपया दे रहा है, ठीक। फिर क्या कर रहा है 5 की दर से बेच दिया जाता है, 6 रुपए को 5 रुपए, तो 5 संतरे का विक्रय मूल्य दिया है, 5 संतरे का विक्रय मूल्य, ₹6 दिया है, एन दिया है। तो हम क्या करेंगे एक संतरे का क्रय मूल्य निकालेंगे और एक संतरे का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एक संतरे का क्रय मूल्य, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यह 5 है और 6 इसके कहा जाएगा नीचे, तो 5/6। इसी तरह से एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक संतरे का विक्रय मूल्य 6/5। अब इसमें क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य का हमको लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या पड़े हैं, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहां से हम क्या करेंगे लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर क्या पड़े हैं, लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 6/5, क्रय मूल्य कितना है 5/6। तो क्या करेंगे जब भी ये देखिए भिन्न का घटाना आ गया, भिन्न का घटाने के लिए क्या करेंगे इसका इसमें गुणा, 6 6 के 36, 5 5 25 और 6 5 30, 6 में से 5 घटा 1, 3 में से 2 घटा 1, 11/30 आ गया। ये हमारा क्या हो गया लाभ हो गया। तो यहाँ लाभ के जगह पर लिख देंगे 11/30 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा, वहाँ देखिए एक संतरे का क्रय मूल्य 5/6 है, तो 5/6 गुणे 100। तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए भाग के रूप में है, तो यह वाला कहाँ जाएगा एकदम ऊपर जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 11 गुणे 6/30 गुणे 5 गुणे 100। तो 6 5 30, यह हो गया 5 दूना 10, फिर 5 चौको 20, 11 चौको 44। तो 44% का हमें लाभ होगा। और ऑप्शन नंबर हमारा दिख रहा है कौन सा, बी नंबर। 44% हमें क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थोड़ा बड़ा सवाल था। अब देखिए कर रहा है 132 भागा 0.006 का मान ज्ञात कीजिए। क्या है 132, भागा को बट्टे कहते हैं 0.006। अच्छा इसे फ्रेश लिखना चाहते कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3। तो फ्रेश जब भी करेंगे तो इतने जीरो से हम गुणा कर लेंगे। कितना 3 है तो 3 जीरो मतलब 1000। 1000 ऊपर करेंगे तो 1000 नीचे भी करेंगे, 0.006 गुणे 1000। अब देखिए अंश और हर में समान अंक से गुणा या भाग करते हैं तो कोई सवाल में परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ हमने गुणा कर दिया। तो अब यह हो गया 132 गुणे 1000, और इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव समाप्त हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। अब 6 का करेंगे भाग तो क्या हो जाएगा,
6 दूना 12, देखिए 13 है ना, एक इसके पास बचा, एक इसे फिर दे देगा तो यह क्या हो जाएगा 12, तो 6 दूना 12 और 1000 है 30 तो 30, इस तरह से हो गया 22,000 रुपये हमारा इसका हो जाएगा 22,000 मान। और ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो रहा है, नोट कीजिए। फिर कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर। तो देखिए पहले हम आयत बना रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। यह आयत है, आयत में यह आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, आयताकार पार्क की लंबाई, यही लंबाई है ना, लंबाई दिया है 16, यह 16 तो यह भी होगा 16, ठीक। चौड़ाई दिया है 6, तो यह होगा 6 तो यह भी होगा 6। अब देखिए इसके बाद सुनिए क्या कर रहा है, कह रहा है जिसके बाहर 2 मीटर का रास्ता, देखिए अंदर नहीं कर रहा है, बाहर, तो यहां से 2 मीटर का रास्ता हम बनाएंगे, यह वाला 2 मीटर इधर, तो 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर भी बनेगा, क्योंकि इसे चारों तरफ रास्ता बनाना है 2-2 मीटर का, तो 2 मीटर का बनाए। तो अब इन सबको से एक रास्ता को ऐसे हमने खींचा, यह हो गया 2 मीटर का रास्ता। अब देखिए, अब यहाँ से यदि हम देखें तो 16 यह है, 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर, 2 यहाँ बढ़ा है, 2 यहाँ, तो 16 है 2 18 और 2 20, तो अब यह कितना हो गया 20 मीटर का हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बाहर वाला 20 मीटर हो गया। और यहाँ देखिए यह 6 है, तो 2 इधर और 2 इधर, तो 6 2 8 और 2 10, 10 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है रास्ता 2 मीटर बना, रास्ता बनाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 10 मीटर, तो कुल खर्च, सिर्फ रास्ते का खर्च पूछ रहा है। तो पहले तो हम रास्ता का क्षेत्रफल निकालने, रास्ता कौन है हमारा, यहाँ देखिए इसे कलर कर दे रहा हूँ, इससे कर दे रहा हूँ, यह हमारा रास्ता है, यह जितना बन रहा है हमारा क्या है, रास्ता है। और इसी रास्ते का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे पहले क्या, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो कुल आयत कितना बन रहा है 20 गुणे 10 का, तो 20 गुणे 10। अब कुल ही में से हम क्या करेंगे, है बीच वाला देखिए घटा लेंगे तो रास्ता नहीं निकल जाएगा। यहाँ देखिए पूरा है ना, पूरा में से है नीला वाला हम घटा रहे हैं, नीला वाला कितना है, नीला वाला 16 है और इधर 6 है, 16 और 6 घटा लिए, तो हमारा रास्ता का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब यहाँ देखिए 20 और यही 16 6, इसमें से क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, माइनस 16 छके 96, और इसमें से घटा कितना बचा 104। ये रास्ते का क्षेत्रफल हो गया इतना मीटर स्क्वायर, सिर्फ रास्ता है। लेकिन हमसे कह रहा है खर्च कितना रुपया, 1 वर्ग मीटर का, 1 वर्ग मीटर का कितना है 10 रुपया। तो हमारा क वर्ग मीटर है 104 मीटर, तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो रुपया निकल जाएगा। तो लिख देंगे 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो सिर्फ बढ़ जाएगा, तो ये हमारा रुपया हो गया, कितना हो गया 1040 रुपया, 1040 रुपया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे देखिए कह रहा है एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। हाई देखिए 196 है, 196 196 है। आयु का अनुपात कितना है 4:1 है। इसकी आयु का गुणनफल 196 हो तो पिता की आयु बताइए, यही ना। तो देखिए यहाँ पे यह हो गया फादर और यह हो गया सन, इसका अनुपात दिया है, कितना दिया है, फादर का अनुपात दिया है 4 और सन का अनुपात दिया है 1, हो गया। कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों का गुणा कर दे हम, गुणनफल कितना दिया है 4:9 देके कितना कर रहा है 196 है। तो एक रेशियो निकाल लेंगे बाबू, 196/4, 4 चौको 16, अच्छा 19 है तो 4 चौको 16, कितना बचा 3 बचा, 3 इसे दे दिया तो कितना हो गया 36, तो 4 9 36, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 49। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो पिता की आयु, पिता का आयु 4 है, 4 × 49, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
कर एक घन की भुजा 4 मीटर, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन देखिए क्या होता है, घन यही है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। यह हमारा घन है। घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो कह रहा है घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र है घन का आयतन इज इक्वल टू, घन का आयतन इज इक्वल टू भुजा क्यूब, भुजा का क्यूब। भुजा कितना है बाबू, भुजा है 4, तो 4 का क्यूब। 4 का क्यूब मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4। इसका कितनी बार गुणा, 4 3 बार गुणा। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, और 16 चौको 64। तो यह हमारा आंसर हो गया 64 मीटर क्यूब। इसी को पढ़ते हैं 64 घन मीटर। ठीक, तो 64 घन मीटर ऑप्शन नंबर सी पर कटप्पा। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए, कर एक स्कूल में 60 लड़के तथा 140 लड़कियां हैं, तो स्कूल में लड़कों का प्रतिशत, देखिए प्रतिशत में दिया नहीं है, संख्या में दिया है, प्रतिशत में हमें निकालना है। तो देखिए कुल लड़के और लड़कियां मिला के 100% होंगे। 100% बॉय और गर्ल को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएंगे, 100% होंगे 60 और 140। तो यहाँ लिखेंगे 100% इज इक्वल टू कितना हो गया, 200। तो हमसे कह रहा है लड़कों का प्रतिशत। पहले तो हम 1% निकाल लें, निकालेंगे तो 1% बराबर 2 0 से 2 0 आराम से यहाँ कट गया। 1% बराबर क्या मिला, 2। अब हमसे लड़कों का प्रतिशत है, देखिए यहाँ यह संख्या है संख्या है, ध्यान दीजिएगा। यह सीख लेंगे ना, सब सवाल को बहुत आसानी से चुटकियों में लगाना सीख जाएंगे। यह संख्या है और यह क्या है, यह प्रतिशत है। क्या है, प्रतिशत। तो यहाँ देखिए 100% है, 100% बराबर क्या होगा, कुल संख्या। कुल संख्या 200 है, तो 0 से 0 कटता चला जा रहा है। 1% बराबर क्या मिला, 2। तो संख्या हमारा किससे पूछ रहा है, लड़कों की प्रतिशत। लड़कों की संख्या कितनी है, 60। तो यहाँ 60 करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 30 से। तो 30 दूना 60 हो जाएगा। तो 30 से, नियम यही है कि 30 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। यहाँ 1% इधर भी 30 से गुणा करेंगे, तो इधर हो गया 30%, आई हो गया 30 दूना 60। तो 30% बराबर क्या हो गया, 60। तो कितना आ गया, 30%। लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 30%। अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो क्या करते, 140 लाना पड़ता, उसमें गुणा कर लेते। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कुछ बताना है, एकदम हलवा सवाल है। देखिए 18 पचे 90, तो लिख देंगे 18 पचे 90 माइनस 2, और 90 में से 2 घटा तो 88। ऐसा तो ऐसे चुटकियों में लगा लेंगे आप लोग, समझ में आ रहा है। इकाई अंक ज्ञात कर रहा है, कह रहा है इतनी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक। तो बाकी अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। 3 अंक, यहाँ कोई मतलब नहीं, इस 3 अंक से, इस 3 अंक से कोई हमें मतलब नहीं है। सिर्फ इकाई अंक को जिंदा रखना है, बाकी सबको खत्म कर देना है। तो यहाँ देखिए 5 चौको 20। अब इकाई अंक 0 आ गया, तो बाबू 0 आ गया तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते तो क्या होता है, सब 0 हो जाएगा। तो सवाल लगाने की जरूरत है ही नहीं। 0 ऑप्शन में खोज लीजिए कहाँ है, एकदम पहला मिल गया। तो 0 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 0 का गुणा अब इकाई अंक है ना। अब 0 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, तभी 0 आएगा। किसी में करेंगे 0 आ जाएगा। तो ऐसा सवाल जब भी मिले तो सारी संख्या को काट देंगे, सिर्फ इकाई अंक को जिंदा रखेंगे और उसका गुणा करते हम चले जाएगा। 0 मिल गया तो समझ लीजिए सब 0, कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं, तुरंत 0 मार देंगे। ठीक, ज्यादा टाइम नुकसान करने की जरूरत नहीं है। देखिए जब भी पेपर बनता है तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बहुत आसान भी रहता है, कठिन भी रहता है, सब रहता है। तो जो थोड़ा सा कठिन सवाल लगा लेता है वह उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे सीखते चलिए ट्रिक के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखिए 12 का यह घन रहेगा, घनत्व लिखा गया है। 12 का घन बताइए। ठीक,
12 का घन देखिए, 12 का घन होता है 1728, या आप लोग नहीं समझ में आ रहे तो 12 का घन मतलब 12 का ऐसे इसके पावर 3 लिखाता है। 3 लिखाने का मतलब 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 का गुणा 12 में किए तो 144, 144 का गुणा 12 में करेंगे तो 1728 आएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ गुणा करना है, सिंपल है, इसमें कोई फार्मूला, कोई सूत्र, कोई दिमाग नहीं लगा, बस गुणा करना है, गुणा करने सबको आता है। क्लियर। अब देखिए कह रहा 6 के प्रथम 100 गुणजों का औसत बताइए। इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। कह रहा है 6 के प्रथम 100 गुणजों, तो देखिए 6 के प्रथम 100 गुणज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 6 गुणे 1, 6 गुणे 2, 6 गुणे 3, 6 गुणे 4, डाट 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 6 गुणे 100। 100 तक हमसे पूछ रहा है तो 100 तक हम चले गए। हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। जब योग निकालेंगे तो लिखेंगे यस एन, यहाँ लिखेंगे यस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। यह योग का फॉर्मूला है। ए क्या है? प्रथम पद है, एल क्या है? अंतिम पद। यह लास्ट टर्म है या फर्स्ट टर्म है, यही ना? तो एन कुल कितनी संख्या होंगी? हमें 100 तक संख्याएं जा रही हैं, तो एस एन बराबर हो गया 100/2, प्रथम पद 1, अंतिम पद 100 हो गया। तो यह हो गया 100/2 गुणे 101, इसे ये भी कर सकते हैं 50 गुणे 101। तो यह किसका योग है? 1 से लगाए 100 तक, लेकिन 6 का गुणज है तो ये भी 6 का गुणज है, यहाँ भी 6 का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यह होगा 6 का गुणज। यह अभी योग है। क्या है? योग। योग क्यों निकाले हैं? क्योंकि औसत का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे औसत, एवरेज बराबर क्या होता है? औसत इज इक्वल टू पदों का योग, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों की संख्या। पदों का योग कितना है? अभी अभी निकाले हैं मेहनत करके। कितना निकाले हैं? 50 गुणे 101 गुणे 6। पदों की कुल संख्या कितना है? 1 से लगाए 100 तक, यही ना संख्या है। तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। 50 दूना 100, 2 से इसको कर दिया तो क्या हो गया? 2 तिहाई 6, और 3 का गुणा 101 में करेंगे तो 3 × 9 3, 0 3 × 9 3, तो 303, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पदों का योग का है। ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं। जब मिल के कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे? ए प्लस बी कितना दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। फिर कर रहा है बी अकेले कितना दिन में कर रहा है? 12। ए अकेले 12 दिन में काम कर रहा है। तो इन लोगों के कुल काम हमें होना चाहिए ना, केवल ये काम कर रहे हैं, लेकिन कितना कुल काम करना है ये नहीं पता है। तो हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम का होता है? इन लोगों का एलसीएम होता है। एलसीएम ही टोटल काम होता है। तो कुल हो जाएगा 12, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब ए और बी की दक्षता निकालना है, तो 4 तिहाई 12, मतलब दोनों मिलके कितना काम करेंगे? ए और बी मिलके 3 काम करेंगे, जिसमें से 12 का नंबर 12, 12 एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ए कितना काम करेगा? ए जो है 1 दिन में 1 काम करेगा, तब 12 दिन काम करेगा, तब 12 काम कर लेगा। लेकिन बी 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तब किसको कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। तब बी द्वारा किया गया काम, बी द्वारा, बी उसे कितने दिनों में करेगा? बी द्वारा किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा? 12/2, तो 2 छक्के 12, 6 दिन में बी कर देगा। और 6 दिन ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है? बी।
अब कह रहे ए बी सी ने क्रमशः, यह 15,000 रहेगा, 1500 नहीं रहेगा, 15,000 होगा। ठीक है, ये पहलवान भाई थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया कहीं कहीं। तो देखिए ए बी सी ने क्रमशः 15,000, 20,000 और 25,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया तथा वर्ष के अंत में 60,000 के कुल लाभ में का हिस्सा बताना है। तो देखिए ए बी और सी का हम अनुपात निकाल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए ने कितना किया है 15,000, बी कितना किया है 20,000, सी कितना किया है 25,000। अब यहाँ देखिए सीधा सीधा क्या हो रहा है, 3 0 3 0 और 3 0 कट गया। 5 से यदि काट दे तो 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, ये हमारा रेशियो हो गया। अब ए बी सी को यदि हम जोड़ रहे हैं, ए बी सी कितना है 5 4 9 और 3 12, तो हम लिख सकते हैं 12 रेशियो किसके बराबर होगा 60,000। कुल लाभ कितना है 60,000, 60,000। तो देखिए 12 पचे 60, एक रेशियो बराबर क्या हो गया 5,000 हो गया। अब किसकी हिस्सा पूछ रहा है, जिसकी हिस्सा पूछे उसका निकाल लीजिए। कुल लाभ में बी का हिस्सा, तो बी यही ना है बाबू, बी वाला यही ना है, तो बी का कितना है 4 रेशियो है। तो हम क्या करेंगे 4 रेशियो इज इक्वल टू, इधर भी 4 का गुणा कर देंगे, 5,000 गुणे 4, तो 4 पचे 20 और यही हो गया 20,000। 20,000 हमारा डी, 4 पचे 20, 20,000। तो बी का हिस्सा कितना आया 20,000। यदि ए का हिस्सा पूछेगा तो 5 तिहाई 15,000 हो जाएगा, और सी का पूछेगा 5 पचे 25,000, सेम वही 60,000 के बराबर हो जाएंगे। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करा निम्न में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न, छोटा भिन्न ज्ञात करने के लिए या बड़ा भिन्न ज्ञात करने के लिए एक तरीका क्या है वो सीख लीजिए। 2/5 दिया है तो इसको हमने लिख लिया, 8/25 दिया है इसको भी लिख लिया, 2/3 दिया है इसको भी लिख लिया, और 7/15 दिया है इसको भी लिख लिया। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, जो छोटा आएगा वह छोटा। देखिए क्या 25 का गुणा 2 में, क्रॉस मल्टीप्लाई यही है, 25 का गुणा 2 में किया तो 50 हुआ, 5 का गुणा 8 में किया था 8 पचे 40 हुआ। अच्छा आप बताइए दोनों में बड़ा छोटा कौन है? जाहिर सी बात है यह बड़ा है और यह छोटा, लेकिन हमसे छोटा पूछ रहा है तो बड़ा वाला काट देंगे। है तो बड़ा हो गया ना, इधर देखिए 50 बड़ा हो गया तो बड़ा वाला काट दिए, छोटा वाला को जिंदा रखें। अब यही काम, यही कंपेरिजन यहाँ करेंगे। 8 तिरिके 24, तो यहाँ 24 लिखे, और 25 दूना 50, फिर बड़ा कौन आया इस साइड वाला, इस साइड कौन है 2/3, यो बड़ा है, ये भी काट दिया। यदि यही बड़ा पूछता है तो छोटा वाला काटते हैं, लेकिन हमसे छोटा पूछ रहे हैं तो बड़ा वाला काट रहे हैं, छोटा को जिंदा रख रहे हैं। अब देखिए 15/25 7 कितना हो जाएगा 175, 15/120। अब ये बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है 120, छोटा कौन है 120 के 175, 120। तो यह बड़ा वाला काट देंगे और इसको जिंदा रखेंगे, तो 8/25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से भिन्न का छोटा बड़ा जरूर पूछता है, कभी दे देगा कहेगा इसे आरोही क्रम में बैठाइए या अवरोही क्रम में बैठाइए, ये भी दे देता है। तो इस तरह से जो भी सवाल मिलेगा हम बताते जाएंगे। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का 46वां प्रश्न है, जैसे नेपाल का संबंध काठमांडू से है, नेपाल का संबंध काठमांडू से है तो भूटान का संबंध किससे होगा? यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। नेपाल का राजधानी काठमांडू होता है तो भूटान का राजधानी आपका थिम्पू हो जाएगा, ठीक है ना। और पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पर होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पर होता है तो आपका पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है ना। बांग्लादेश पूछ देगा बांग्लादेश का राजधानी कहाँ पर है तो बांग्लादेश का राजधानी आपका कहाँ पर है वो ढाका में है, ठीक है ना। और पूछ देगा अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान की राजधानी आपका काबुल में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न रीजनिंग का यहाँ पर दिया है A80 20 B80 40 तो C80 का मतलब क्या होगा?
तो इस पर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा लो, वीडियो को रोक लो, उसके बाद से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये रीजनिंग का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो परेशान नहीं होने का जरूरत है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर ए दिया है तो ए का मतलब 1 हो गया, ए 1 नंबर पर आता है। फिर यहाँ पर भी ए दिया है तो ए का मतलब 1 हो गया, 1 नंबर पर ये भी आता है। फिर यहाँ टी दिया है तो टी का मतलब आपका 20 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से बराबर दिया है, उसके बाद से आपका यहाँ 20 दे दिया है। अब यहाँ पर फिर से क्या दिया है, बी दिया है, बी का मतलब आपका 2 हो गया। फिर ए दिया है, ए का मतलब 1 हो गया। फिर टी दिया है, टी का मतलब 20 हो गया। फिर बराबर करके यहाँ पर 40 कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर पूछ रहा है, अब सी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सी का मतलब 3 हो जाएगा। उसके बाद से ए का मतलब आपका 1 हो जाएगा और टी का मतलब आपका 20 हो जाएगा, और बराबर करके पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस गुणा कर दो, ठीक है ना। क्या कर दो, बस गुणा कर दो, क्योंकि दूसरा दिमाग लगाओगे तो हो ही नहीं पाएगा। 20 का गुणा 1 में करोगे, 20 का नम 20, फिर 20 का गुणा 1 में करोगे तो 20 का नम 20, तो बराबर यहाँ पर 20 आ गया है। अब यहाँ पर 20 का गुणा 1 में करोगे 20 का नाम 1, और 20 का गुणा 2 में करोगे तो 20 दूना 40 है, तो यहाँ पर 40 आ गया है। यहाँ पर 20 का गुणा 1 में करोगे तो 20 का नाम मतलब 20 का नाम 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 का गुणा 3 में करोगे तो 20 तिहाई 60 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 60 ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 60 ही राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें, किस तरह से पूरा करना है। आप लोग वीडियो स्टॉप करके एक बार लगा लो, उसके बाद से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ एफ है, जे है, के है, पी है, आई एल एम क्यू। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। ये जो आपका एफ है, एफ कितना नंबर पर आता है, एफ आपका 6 नंबर पर आता है। सेम उसी तरह से जे आपका 10 नंबर पर आता है। उसके बाद से के आपका कितना नंबर पर आता है, के आपका कितना नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। और पी आपका कितना नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे क्या देखने को मिल रहा है, आगे यहाँ पर आई आपका कितना नंबर पर आता है, 9 नंबर पर, और यल आपका 12 नंबर पर, एम आपका 13 नंबर पर, और क्यू आपका 17 नंबर पर आता है। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 6 में कितना जोड़ा गया है, 6 में 3 जोड़ा गया है तो 9 हो गया है। 10 में कितना जोड़ा गया है, 10 में 2 जोड़ा गया है तो 12 हो गया है। 11 में कितना जोड़ा गया है, 11 में भी 2 जोड़ा गया है तो 13 हो गया है। 16 में 1 जोड़ा गया है तो 17 हो गया है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये तो आप लोग को पता चल गया इसमें क्या किया गया है। अब ये जो 2 गो बचा है इसको भी देख लेते हैं। ऊपर यहाँ पर यल है, एन है, उसके बाद से इसको तो हम लोग को लिखना नहीं है, यल एन, इसका सीधे प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। यल आपका 12 नंबर पर आता है, एन आपका 14 नंबर पर आता है, ओ आपका 15 नंबर पर आता है, आर आपका 18 नंबर पर आता है, ये ओ आपका 15 नंबर पर आता है, पी आपका 16 नंबर पर आता है, क्यू आपका 17 नंबर पर आता है, एस आपका 19 नंबर पर आता है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें भी 12 में 3 जोड़ा गया है तो 15 हो गया है, ठीक है ना। 12 में 3 जोड़ा गया है 15 हो गया है, और 14 में 2 जोड़ा गया है तो 16 हो गया है। फिर 15 में भी 2 जोड़ा गया है तो 17 हो गया है। 18 में 1 जोड़ा गया है तो 19 हो गया है, ठीक है ना। अब आगे भी सेम वही करेंगे, आगे भी क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसको ले लेंगे और इसमें मतलब इससे हम लोगों को बनाना है, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ओ है, ओ 15 नंबर पर आता है, तो 15 में सबसे पहले हम लोग 3 जोड़ेंगे। 15 में जब 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 नंबर पर आपका आर आता है। उसके बाद से पी दिया है ना, तो पी में हम लोग 2 जोड़ेंगे। पी में जब 2 जोड़ेंगे, पी 16 नंबर पर आता है, जब 2 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 नंबर पर आपका फिर से आर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ क्यू दिया है ना, तो क्यूब में क्या करना है, क्यूब में भी हम लोग को 2 ही जोड़ना है, ठीक है ना। क्यूब में क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो क्यू आपका 17 नंबर पर आता है, जब 2 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 नंबर पर यस आता है। उसके बाद से आप लोगों को लास्ट में 1 जोड़ना है, यहाँ एस दिया है, एस में 1 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा। आर आर एस टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका आर आर एस टी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। 26 दिया है, फिर 30 दिया है, 36 दिया है, और 44 दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 26 दिया है तो 26 में 4 जोड़ा गया है, 30 हो गया है, 30 में 6 जोड़ा गया है, 36 हो गया है, 36 में 8 जोड़ा गया है,
36 4 40 4 44, 8 जोड़ा गया है 44 हो गया है। जैसे 4 जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है, फिर 8 जोड़ा गया है, 2 को बढ़ रहा है तो यहाँ 2 को बढ़ा के 10 कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे। तो 44 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 में 10 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न है, 2 4 7 11 16 29 दी गई श्रेणी में अनुपस्थिति पद है। यहाँ पर 2 है तो 2 और 4 के बीच का अंतर आपका 2 है, 4 और 7 के बीच का अंतर आपका 3 है। 7 में कितना जोड़ा गया है, देखो इसमें भी जोड़ा ही गया है। 7 में 4 जोड़ा गया है तो 11 हो गया है। 11 में कितना जोड़ा गया है तो 16 हो गया है। 11 में 5 जोड़ा गया है तो 16 हो गया है। अब 5 में क्या जोड़ा जाएगा, मतलब जैसे 16 में क्या जोड़ा जाएगा, देखो सबसे पहले 2 में क्या जोड़ा गया है, 2 में आपका 2 जोड़ा गया है तो 4 हो गया है। 4 में क्या जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है तो 7 हो गया है। 7 में क्या जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है तो 11 हो गया है। 11 में क्या जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है तो मतलब 16 हो गया है। अब जिस तरह यहाँ 2 जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है, तो उसी तरह आगे 6 जोड़ देते हैं। और ये 6 किस में जोड़ना है, आगे वाले में ही जोड़ना है ना। 16 में 6 जोड़ देना है तो 16 में जब 6 जोड़ देंगे तो 16 और 6 22 हो जाएगा। 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना और करंट अफेयर्स वाले क्लास का इंतजार करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात मैं आप लोग को लास्ट में बता दे रहा हूँ, ये वीडियो बनाने में पूरे बहुत मेहनत लगे हैं। 3 बार वीडियो को बना कर पूरा लास्ट तक, मतलब कभी आवाज़ नहीं आ रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ है। बहुत मेहनत से ये वीडियो में बनाया हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयार रहना करंट अफेयर्स का क्लास करने के लिए।